Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about carbon policy for agriculture segment in India. So it says India needs a carbon policy for agriculture, and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. इस आर्टिकल का पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो देखिए, आने वाले 1 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है एट ग्लासगो इन स्कॉटलैंड यूके. तो क्या है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हर साल होती है, ये सब आपको पता होगा. आई होप आपको पता होगा. इसी के अंतर्गत पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई थी और हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं. पिछले साल बिकॉज ऑफ कोविड इट कुड नॉट बी डन, बट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 विल बी हेल्ड इन ग्लासगो इन द कमिंग डेज. 1 नवंबर से होने वाला है ये. इंडिया ने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है ऑन द फोकस एरियाज दैट विल बी फ्रॉम इंडियाज़ पर्सपेक्टिव इन कमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. इंडिया ने कहा है कि इंडिया के 2 फोकस एरियाज़ होंगे. क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़, तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए अपनी फंडिंग को इंक्रीज़ करें. और दूसरा, इंडिया सेज कि इट विल ऑल्सो रेज इशूज़ रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज एट लो कॉस्ट फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड LDC लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़. तो भाई आपके पास जो भी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से कम इमिशन हो, ज़्यादा आउटपुट हो सके, वैसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ शेयर करना चाहिए, LDCs के साथ शेयर करना चाहिए. ऐसे बात इंडिया रेज करेगा. तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे इंडिया के इन कमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. लेकिन ये आर्टिकल कहता है कि देखिए, इंडिया को बाकी देशों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. स्पेशली इट शुड नॉट रिलाई टू मच ऑन डेवलप्ड कंट्रीज एंड इंडिया शुड frame or devise its own policies regarding combating and mitigating impact of climate change. और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देकर के इस आर्टिकल में ये बात प्रूव करने की कोशिश की गई है कि इंडिया इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इमीटर एंड इंडिया इज़ नाउ इकोनॉमिकली डेवलप्ड ऑल्सो. तो इंडिया शुड लुक फॉर अ होम बेस्ड सॉल्यूशन एंड डोमेस्टिक सॉल्यूशंस रादर दैन डिपेंडिंग टू मच और एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. तो देखते हैं कुछ डाटा विच प्रूव्स दैट इंडिया इज़ अ मेजर कार्बन इमिशन ऑफ द वर्ल्ड. तो इंडिया रैंक्स 3rd in overall greenhouse gas emission after China and US of course. तो सबसे ज़्यादा चाइना इमिशन करता है ग्रीन हाउस गैसेस का, फिर US और तीसरे नंबर पे हमारा देश आता है इंडिया. अगर पर कैपिटा इमिशन की बात की जाए, यानी कि ओवरऑल इमिशन डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, तो अभी भी US इज़ एट द टॉप. इनफैक्ट पर कैपिटा इमिशन में US चाइना से भी आगे निकल जाता है, जो नेचुरल भी है. US की पॉपुलेशन से कई ज़्यादा गुना, लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा चाइना की पॉपुलेशन है. तो पर कैपिटा इमिशन में US बिकम्स द हाईएस्ट पर कैपिटा इमीटर फॉलोड बाय रसिया. अगर इंडिया की पर कैपिटा इमिशन देखी जाए तो वो बहुत कम है. इंडियाज़ पर कैपिटा इमिशन इज जस्ट 1.8 टन्स, तो जो कि ग्लोबल एवरेज जो कि 4.4 टन है उससे भी काफ़ी कम. ये डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है. मुद्दा ये है कि अगर हम पर पर्सन देखें तो हमारा इमिशन कम है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो चाइना का बहुत ज़्यादा है फॉलोड बाय US एंड देन इंडिया. लेकिन पर पर्सन या पर कैपिटा इमिशन में चाइना या इंडिया पीछे हो जाते हैं. अगर इमिशन पर यूनिट ऑफ GDP की बात की जाए, इससे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी एफिशिएंट है. इस डाटा का सिग्निफिकेंस समझिए कि जितना GDP लाने के लिए, जितना GDP डेवलपमेंट के लिए हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं, बाकी देश उसके तुलना में कितना ग्रीन हाउस इमिशन करते हैं. सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डाटा, इमिशंस पर यूनिट ऑफ GDP. तो अगर इमिशंस पर यूनिट ऑफ GDP की बात की जाए तो पता चलेगा कि चाइना रैंक्स फर्स्ट विथ 0.486 किलोग्राम ऑफ पर GDP पर $1 of GDP, and this dollar is at exchange rated as purchasing power parity. आई होप आपको purchasing power parity का भी कॉन्सेप्ट पता होगा. इससे क्या पता चलता है, आप इसको छोड़िए, purchasing power parity को छोड़िए, आप यहाँ पे आइए कि चाइना रैंक्स फर्स्ट इन emission पर यूनिट GDP. इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो लीस्ट इफ़िशियंट है. हर रुपया कमाने के लिए, पर डॉलर कमाने के लिए चाइना सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन करता है, फॉलोड बाय रसिया.
इंडिया भी इसमें थोड़ा आगे है। इंडिया ग्लोबल एवरेज 0.6 है, तो इंडिया का स्टैंडर्ड है 0.27 किलोग्राम पर डॉलर ऑफ जीडीपी। लेकिन यहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है, यानी कि आई होप यू अंडरस्टैंड द थ्री डाटा वेरी क्लियरली। ओवरऑल इमिशन कितना है, उसमें हम तीसरे नंबर पे हैं, चाइना पहला, यूएस दूसरा। इमिशन पर इंसान, इमिशन पर कैपिटा, वो उसमें हम बहुत पीछे हो जाते हैं ऑफ कोर्स। अगर इमिशन पर यूनिट जीडीपी, ये बेस्ट इंडिकेटर है कि हम किसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, कौन कितना क्लीन तरीके से जीडीपी को बढ़ा रहा है, अपने जीडीपी के कंट्रीब्यूशन को आगे लेकर के जा रहा है। तो इंडिया का परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है भाई। हर रुपया कमाने के लिए, हर एक्स्ट्रा रुपया कमाने के लिए हम कम ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं एज कम्पेयर टू चाइना और रसिया। अब अगर सेक्टर वाइज इमिशन की बात करी जाए कि अलग अलग सेक्टर से कितना इमिशन होता है इंडिया के अंदर, तो यू विल गेट टू नो दैट हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम्स फ्रॉम एनर्जी सेक्टर। तो पावर जनरेशन में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट होता है, क्योंकि हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। एक दो दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि पावर जनरेशन में 75% कोल का यूटिलाइजेशन होता है, एंड कोल इमिट्स अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो एनर्जी सेक्टर से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर 18% ईच, और फिर आ जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड एक्टिविटी, जहाँ से 14% तक का ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह आते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर से भी अच्छा खासा ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, जिसको हमको काउंटर करने की ज़रूरत है। तो इमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर 14%। और इसीलिए आर्टिकल कहता है कि इंडिया नीड्स टू हैव ए कार्बन पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी अच्छा खासा ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, जिसको हम कट डाउन कर सकते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर इमिशन की बात की जाए, तो ओवरऑल 14% टोटल इमिशन का 14% कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के अंदर भी सबसे ज़्यादा इमिशन होता है फ्रॉम इंटेरिक फर्मेंटेशन। तो इंटेरिक फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। एनिमल जो होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ करते हैं। और इनफैक्ट एग्रीकल्चरल इमिशन में, टोटल एग्रीकल्चरल इमिशन में से 54.6% इमिशन मिथेन का, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द कैटल्स। तो ये देखो, ये इस तरह के जो कैटल्स होते हैं ना, दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ मिथेन, क्योंकि ये लोग जब भी कुछ खाते हैं, वो फूड जब इनके पेट में जाकर के डाइजेस्ट होता है, तो इनके पेट में एक अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इस फूड को डाइजेस्ट करते के टाइम में बहुत सारा मीथेन रिलीज़ करते हैं, CH4, जो इनको बेल्चिंग के प्रोसेस में, फ्लैटुलेंस के प्रोसेस में, जिसको आप डकार कहते हैं, उस सेंस में इन कैटल्स के मुंह से आते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा आते हैं। ये नॉर्मली कि इंसान को ऐसा लगता नहीं होगा, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से 50% से भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी कि 54.6% तक का ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम्स फ्रॉम लाइव स्टॉक सेक्टर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। मिथेन इस बेल्चिंग के फॉर्मेट में आते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गोइंग ऑन इन द स्टमक ऑफ दीज कैटल्स। और दूसरा तरीका जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट होता है आफ्टर इंटेरिक फर्मेंटेशन, वो है एग्रीकल्चरल राइस कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चरल सॉइल। तो देखिए, राइस कल्टीवेशन में आपको पता है कि सोइंग के टाइम में जो सीड्स होते हैं उनको पानी में डुबा करके रखा जाता है। तो पानी में जब इनको डुबा करके रखा जाता है सोइंग के टाइम में, तो होता क्या है कि पानी के अंदर के बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन करते हैं। और विदाउट ऑक्सीजन जब ये रेस्पिरेशन करते हैं ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो फिर वो उस केस में CO2 ना रिलीज़ करके फिर वो मीथेन रिलीज करते हैं, CH4। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में निकलता है CO2। जैसे हम लोग हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये लोग मीथेन रिलीज करते हैं, बैक्टीरियाज हु आर फाउंड अंडर द वाटर ड्यूरिंग राइस कल्टीवेशन। तो राइस कल्टीवेशन से दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस इमिट होने का। तो मैंने अभी तक आपको दो बातें बताई हैं। देखिए, इंडिया में जो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है उसका 14% ग्रीन हाउस गैस आता है फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे ज़्यादा कहीं से अगर वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता तो वो होता है कैटल से, और दूसरे नंबर पे फिर राइस कल्टीवेशन से। अब इसी कारण से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि हमारे पास स्कोप है, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा रिवाइव कर ले तो ग्रीन हाउस गैस सेक्टर
के इमिशन को कट डाउन किया जा सकता है अगर एग्रीकल्चर को रिवाइव किया गया तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? वी कैन कट डाउन द कैटल बेस्ड मीथेन इमिशन। उसके लिए कैटल्स की जो फीडिंग प्रैक्टिस है उसको अच्छी कराई जाए, उनके लिए बढ़िया चारा लाया जाए जिससे मीथेन गैस कम रिलीज हो। इंडिया के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक्स हैं, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ये कैटल्स की जनसंख्या है। अब इनको अगर हम ज़्यादा एफिशिएंट बनाए तो हमें कम कैटल्स की ज़रूरत होगी पहले तो, या कि एक कैटल से ज़्यादा काम हो, ज़्यादा मिल्क मिल पाए, और दूसरा कैटल्स की जो फीडिंग प्रैक्टिसेज है उनको इम्प्रूव की जाए, उनका जो लाइफ स्टॉक है चारा है उसको इम्प्रूव किया जाए जिससे उससे कम से कम मीथेन रिलीज हो। और इसी कारण से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने एक नया तरह का लाइफ स्टॉक डेवलप किया है, एंटी मेथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट, जिसका नाम है हरित धारा। हरित धारा से फ़ायदा क्या होगा? ये कैटल्स को खिलाया जाए तो मीथेन इमिशन 17 to 20% तक कट डाउन हो सकता है और मिल्क प्रोडक्शन उल्टा बढ़ जाएगा, बॉडी वेट भी बढ़ जाएगा। तो ये न्यूट्रिशियस भी है और साथ ही साथ मीथेन इमिशन को भी कट डाउन करेगा। उसके साथ राइस कल्टीवेशन से भी जो मीथेन रिलीज होता है उसको कट डाउन करने के लिए हम लोग कुछ एरियाज में राइस के जगह पे मेज पे स्विच कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, या दूसरे ऐसे क्रॉप्स पे स्विच कर सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए। उसके अलावा राइस के भी नए नए टेक्निक्स निकल के आ गए हैं, जैसे ड्रम सोइंग वगैरह, ये सब नए टेक्निक्स निकल के आ गए हैं जिसमें क्या किया जाता है कि राइस के सीड्स को रादर देन ऐसे पानी में सीधा सो करने के बजाय उनको ड्रम्स में अलग से सोइंग की जाती है, और फिर ड्रम्स में जब वो राइस के जो सीड्स हैं वो उसके अंदर से छोटा छोटा प्लांट निकल आता है, तब जा कर के उसको ग्राउंड में उसको पोजीशन किया जाता है। तो दैट ड्रम्स सोइंग कैन ऑल्सो बी डन इफ़ वी हैव टू प्रैक्टिस राइस कल्टीवेशन, ताकि कम से कम मीथेन गैस रिलीज हो फ्रॉम राइस कल्टीवेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये हमने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about first movie that was shot in space. और ये जो आर्टिकल है इससे एटमैक्स प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है, मेंस में नहीं आएगा, डायरेक्ट तो सवाल नहीं आएगा। साइंस एंड टेक में आप इसको कहीं सप्लीमेंट्री पॉइंट की तरह लिख सकते हैं। तो छोटा सा न्यूज़ इसको देखिए। रसिया दुनिया का ऐसा देश बन चुका है जिसने पहली ऐसी मूवी बना दी है दैट वाज शॉट इन स्पेस। तो स्पेस में इस मूवी की शूटिंग हुई, अच्छी खासी पार्ट ऑफ दिस मूवी हैज बीन शॉट इन स्पेस। और इस मूवी का नाम है वाइजोव, जिसको अंग्रेजी में कहें तो इसका नाम होगा द चैलेंज। ये एक्टर्स आप देख सकते हैं, एक्टर यूलिया पेरेल्सलीड एंड डायरेक्टर क्लिम सिम्पेनको। ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट दे डिड, दे ट्रैवल्ड टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन सोयूज MS-19 एयरक्राफ्ट ऑफ रसिया, और 35 से 40 मिनट तक की शूटिंग उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में की है। एंड इस मूवी का अगर थीम देखा जाए तो वॉयेज इज ऑल अबाउट ए कॉस्मोनॉट हु लॉसेस कॉन्शियसनेस आफ्टर बीइंग हिट बाय ए स्पेस डेब्रिस इन द मिडिल ऑफ ए स्पेस फ्लाइट। तो एक कॉस्मोनॉट या एक एस्ट्रोनॉट है, वो बेहोश हो जाता है स्पेस में जाकर के, फिर यहाँ ग्राउंड से दूसरा डॉक्टर भेजा जाता है उसको रिवाइव करने के लिए। ऐसा कुछ ये मूवी है वाइजोव दैट हैज़ बीन नाउ शॉट इन स्पेस। स्पेस पे तो बहुत सारी फिल्में बनी लेकिन सब शूटिंग ग्राउंड पे ही होता है। ये पहली बार सच में जाकर के स्पेस में इन्होंने शूटिंग की है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। इट इज अबाउट लूसी मिशन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, नासा ने अब प्लान किया है कि इट विल बी सेंडिंग लूसी मिशन टू एस्टेरॉयड ऑफ जुपिटर, जिनका नाम है ट्रोजन एस्टेरॉयड। तो पहले इस फिगर की मदद से ट्रोजन एस्टेरॉयड्स को समझेंगे। देखिए, हमारा ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स के बाद जुपिटर आता है, और मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स। और इसीलिए इस जोन को कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट, जो जुपिटर और मार्स के बीच में है, एस्टेरॉयड बेल्ट। लेकिन जुपिटर के एक्सिस पे भी अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारे एस्टेरॉयड्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, और इन सारे एस्टेरॉयड्स को जो जुपिटर के साइकिल पे जुपिटर जिस सर्कल पे रिवॉल्व कर रहा है उसी पे बहुत सारे एस्टेरॉयड्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, और इन एस्टेरॉयड्स को कहा जाता है ट्रोजन एस्टेरॉयड्स। और इन्हीं ट्रोजन एस्टेरॉयड्स को स्टडी करने के लिए ये मिशन लूसी मिशन भेज रहा है नासा,
विच विल बी स्टडिंग दीज जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉयड्स। ये सोलर पावर्ड मिशन होगा, मतलब इसकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है सन से आएगी, और ये ओवरऑल 12 साल के लिए मिशन होगा। ओवर दिस पीरियड ऑफ 12 ईयर्स दिस लूसी मिशन विल बी स्टडिंग दीज ट्रोजन एस्टेरॉयड्स। और ये जो मिशन लूसी मिशन है, इट हैज़ बीन गिवन नेम लूसी आफ्टर स्केलेटन ऑफ एन ओल्ड एंसेस्टर। देखिए, हम इंसानों से पहले, ह्यूमन से पहले हम अलग अलग स्पीसीज़ में हुआ करते थे, कभी एप भी हुआ करते थे। एप से हम अलग अलग फॉर्म में डेवलप होकर के, इवॉल्व होकर के आज ह्यूमन स्पीसीज़ में आए हैं, ठीक है। तो एक बीच में ट्रांजिशनरी स्पीसीज़ था होमिनिन्स स्पीसीज़ का एक स्केलेटन मिला था जिसका नाम रखा गया था लूसी। ये स्केलेटन लगभग 3.2 मिलियन ईयर्स पुराना है, और उसी स्केलेटन के नाम के पीछे इस मिशन का नाम रखा गया है लूसी मिशन, विच विल बी स्टडिंग ट्रोजन एस्टेरॉयड्स विच इज़ रिवॉल्विंग ऑन द पाथ ऑफ जुपिटर अलॉन्ग विथ जुपिटर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It says Assam's first Miyawaki forest project launched. तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि ये मियावाकी मेथड, जिसका पूरा नाम है अकीरा मियावाकी मेथड, ये है क्या। सो मियावाकी मेथड या टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय अ जापानीज बोटैनिस्ट अकीरा मियावाकी, विच दिस टेक्निक इज़ यूज टू बिल्ड डेंस नेटिव फॉरेस्ट। अगर आपको जंगल बनाने हैं, वैसे तो जंगल नेचुरल होते हैं, लेकिन इंसान भी जंगल बना सकते हैं अगर वो डेंस फॉरेस्ट क्रिएट कर पाएँ तो अगर आपको डेंस फॉरेस्ट बनाने हैं तो आप अकीरा मियावाकी मेथड को अपना सकते हैं, जो इस जापानीज बोटैनिस्ट ने डेवलप किया है। इस मेथड को अपनाने से होता क्या कि द प्लांट्स कैन ग्रो 10 टाइम्स फास्टर एज कम्पेयर टू देयर नॉर्मल रेट, एंड द ओवरऑल फॉरेस्ट कैन बिकम 30 टाइम्स डेंसर। इस मियावाकी टेक्निक में किया जाता है कि एरिया के सॉइल को पहले अच्छे से स्टडी किया जाता है, उसका टेक्सचर देखा जाता है, बायोमास देखा जाता है, और फिर जो कमियां होती हैं वो पूरी की जाती हैं पहले। फिर जो उस सॉइल को सूट करने वाला ट्री है या स्पीसीज़ है वही प्लांट किए जाते हैं, और उनको इस तरीके से प्लांट किया जाता है, इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है कि हर प्लांट को प्रॉपर सनलाइट मिलते रहे, और इस कारण से फिर ये जो फॉरेस्ट है काफ़ी डेंस तरीके से डेवलप हो जाता है। सो दिस इज़ अकीरा मियावाकी मेथड। और न्यूज़ काफ़ी छोटा सा है। आसाम का पहला अकीरा मियावाकी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है एट आसाम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी एट पानीखेती। एंड दिस अकीरा मियावाकी मेथड से जो फॉरेस्ट डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यंग इंडिया ग्रुप ऑफ, जिस यंग इंडिया ग्रुप का गुवाहाटी चैप्टर ने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment again. It is about State Information Commission of Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो छोटा सा ये आर्टिकल है, देखिए आसाम स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैंने निकाले हैं। देखिए, आसाम स्टेट इज़ प्रेजेंटली ऑब्जर्विंग RTI वीक फ्रॉम 5 अक्टूबर टू 12 अक्टूबर। तो ये हमारे यहाँ पे RTI वीक की तरह मनाया जा रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का इंटरव्यू था। हमारा जो स्टेट आसाम है उसका स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन इज अ 3 मेंबर बॉडी। देयर इज़ 1 स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड 2 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो डॉक्टर AP राउत इज आसाम स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, who is a retired IPS officer of 1985 batch. He retired as DGP of Assam Police in 2018. The 2 other state information commissioners, ये तो हो गए स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसके अलावा जो 2 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो हैं कनक चंद्र शर्मा ACS रिटायर्ड एंड समुद्रगुप्त कश्यप। ये तो आपको पता है, ही इज़ ए वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स मीन्स द मिनिमम टैक्स रेट दैट शुड बी एप्लीकेबल फॉर कॉर्पोरेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट, but it was not proposed by G20, it was proposed by G7. So the correct answer will be option A1 only. GMEX naval exercise is between India and Japan, but its inaugural session was way back in 2012. So the again correct answer will be option A1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.